हिंदी व्यंजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर उलझा देते हैं, है ना। पर सोचिए, अगर इन्हें रटने की जगह एक कोड की तरह समझा जाए, क्रैक किया जाए तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो देखिए, हम करेंगे क्या। सबसे पहले नींव मजबूत करेंगे, फिर व्यंजनों के जो मुख्य ग्रुप्स हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये 33 से 52 तक का सफर कैसे पूरा होता है। और फिर आएगी असली कोडिंग, मतलब वाइब्रेशन और सांस के बेस पर क्लासिफिकेशन। फिर कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी हैं जिनसे ये हमेशा याद रहेगा कि कौन सी धुनी कहां से निकलती है। और आखिर में इस पूरे कोड को एक असली एग्जाम के सवाल पर टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। आखिर ये व्यंजन होता क्या है? एकदम सीधी सीधी भाषा में कहें तो व्यंजन एक आधी अधूरी ध्वनि है। मतलब इसे पूरा होने के लिए, बोले जाने के लिए हमेशा एक स्वर यानी एक वावल का सहारा चाहिए ही होता है। और बस यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, स्वर जो हैं वो अपने आप में पूरे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन व्यंजन वो बिना स्वर के अधूरे हैं, बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब व्यंजनों की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और अब उस एक जादुई नंबर पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी है, जिसे याद रखना ही रखना है। और वो नंबर है 33। जी हाँ, 33। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन ही माने जाते हैं। यही हमारे कोड का आधार है, इसका बेस है। तो इन 33 व्यंजनों को ना 3 मेन टीमों में बांटा गया है। पहली टीम है स्पर्शी। अब नाम से ही साफ है, इन्हें बोलते समय जीभ मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, मतलब टच करती है। फिर आते हैं अंतस्थ। इसका मतलब है बीच में, इनमें जीभ पूरी तरह से टच नहीं करती, बस करीब आती है। और आखिर में है टीम ऊष्मीय। इनको बोलने से मुंह में एक ऊष्मा, एक गर्मी सी महसूस होती है, हवा में फ्रिक्शन होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ 33 पर खत्म नहीं होती। असल देवनागरी वर्णमाला में तो पूरे 52 अक्षर हैं। तो फिर ये बाकी के कहां से आए? चलिए देखते हैं। देखिए, हिसाब बड़ा सिंपल है। हम शुरू करते हैं अपने 33 मूल व्यंजनों से, ठीक। उसमें जोड़िए 11 स्वर, फिर आते हैं 2 अयोगवाह, ये बड़े स्पेशल हैं, ना ये स्वर हैं ना व्यंजन। फिर 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और आखिर में 4 संयुक्त व्यंजन और जुड़ जाते हैं। और बस इन सब को मिलाकर बन जाती है हमारी 52 अक्षरों की पूरी टीम। ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं ना, इनको जरा ध्यान से देखना होगा। ये असल में 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे क्ष को देखिए, ये क और श से मिलकर बना है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढेंगे तो क्ष से शुरू होने वाले शब्द क वाली लाइन के ठीक बाद मिलेंगे। तो ये बहुत काम की जानकारी है। चलिए अब अपने कोड को और मजबूत बनाते हैं और गहरी परतों को समझते हैं। व्यंजनों को 2 और वैज्ञानिक तरीकों से भी बांटा जाता है। पहला तरीका है गले में होने वाली वाइब्रेशन यानी कंपन के आधार पर, और दूसरा मुंह से कितनी हवा बाहर निकल रही है उस हवा के आधार पर। तो पहला तरीका है कंपन का। इसके 2 टाइप हैं, अघोष और सघोष। जब अघोष व्यंजन बोले जाते हैं तो गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, सिर्फ सांस की आवाज आती है। और दूसरी तरफ हैं सघोष। इनको बोलते वक्त गले में एक साफ साफ वाइब्रेशन, एक झंझनाहट महसूस होती है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है हवा के बहाव पर। इसमें भी 2 टाइप हैं। पहला है अल्प प्राण, मतलब कम हवा। इनको बोलने पर मुंह से बहुत हल्की सी हवा निकलती है। और इसका ठीक उल्टा है महाप्राण, मतलब ज्यादा हवा। इन्हें जब बोलते हैं तो हथेली पर एक तेज हवा का झोंका महसूस होता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि व्यंजन क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। कहाँ? मतलब हर ध्वनि का एक जन्मस्थान होता है, एक बर्थ प्लेस। चलिए उसे खोजते हैं। हमारे मुंह के अंदर ही बिल्कुल गले से लेकर होठों तक साउंड बनाने के 5 मेन पॉइंट्स हैं। और हर स्पर्शी व्यंजन का जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो इन्हीं में से किसी एक जगह से पैदा होता है। तो सबसे पहले कंठ है, यानी जो आवाजें सीधे गले से आती हैं। इनको याद रखने की एक कहानी है। सोचिए, एक कबूतर ने कंठ पर चोंच मारी तो दर्द से मुंह से क्या निकला? अ आ ह। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं तालू पर, यानी मुंह के ऊपरी हिस्से पर। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। एक बच्चे के तालू में चम्मच लग गई तो वो रोया ई, और फिर मम्मी को बताने के लिए उसने कहा यस। बस हो गया याद। और फिर हैं दंत्य, मतलब वो ध्वनियां जो दांतों से निकलती हैं। इसकी ट्रिक के लिए बचपन याद कीजिए। जब तख्ती से दांत पर चोट लगी तो क्या शुरू हुआ? लड़ाई झगड़ा।
और लड़ाई झगड़े में कौन सी आवाजें आती हैं? ल और स की। बस। तो ठीक है, कोड तो हमने सीख लिया है, सारे नियम पता चल गए हैं। अब वक्त है इसे असली परीक्षा के एक सवाल पर आजमाने का, इसे टेस्ट करने का। तो ये रहा सवाल। इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा व्यंजन है जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है? ध्यान रहे, हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो तीनों शर्तें पूरी करे। तो चलिए एक एक करके फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहला फिल्टर है तालव्य। अपनी ट्रिक याद है ना, चम्मच लगी तालू में। यस, इस हिसाब से तो ज, झ, छ और श। अरे ये तो चारों ही तालव्य हैं, मतलब अभी तक कोई भी रेस से बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, अब लगाते हैं दूसरा फिल्टर, महाप्राण यानी ज्यादा हवा। हमें पता है कि महाप्राण हर लाइन के दूसरे और चौथे मेंबर होते हैं। अब देखते हैं, ज तो तीसरे नंबर पर आता है, इसका मतलब ये तो अल्पप्राण हुआ, तो ज हो गया रेस से बाहर। अब बचे 3 ऑप्शन। और अब फाइनल फिल्टर, अघोष, यानी जिसमें गले में कोई वाइब्रेशन ना हो। अघोष कौन से होते हैं? हर वर्ग के पहले और दूसरे सदस्य। तो चलिए चेक करते हैं। झ तो चौथे नंबर पर है, मतलब वो सघोष है, तो ये भी गया। अब बचा कौन? सिर्फ छ। छ जो है वो च वर्ग का दूसरा सदस्य है, तो ये पक्का अघोष है। और इसी के साथ ये हमारी तीनों शर्तें पूरी करता है, तो हमारा सही जवाब है छ। तो देखा, हिंदी वर्णमाला सिर्फ रटने वाले अक्षरों का एक झुंड नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है। एक बार इसका लॉजिक समझ आ जाए तो कोई भी व्यंजन एक अनजाना अक्षर नहीं रहता, बल्कि एक सुलझी हुई पहेली बन जाता है। अब जब ये कोड पता चल ही गया है, तो क्या किसी भी व्यंजन की पूरी कुंडली, मतलब उसकी आवाज, उसकी जगह और उसका एहसास, सब कुछ